नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी का यह नया लेक्चर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना, उस स्तर की परीक्षा है जो कि पीसीएस आरओ और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसको एक स्तर में कंसीडर किया जा सकता है। इसका नया लेक्चर आप लोगों के सामने है और आज हम लोग कुछ भूगोल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्राचीन भारत से और उसके बाद करंट अफेयर से क्वेश्चन देखे थे। भूगोल के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, सॉरी वायर थोड़ा सा हटा दें। भूगोल कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चन गलत आपके अगर होते हैं तो हमें पीछे खींचते हैं। सिलेक्शन के लिए दो तीन चीज़ें की तो रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो हम नॉर्मल क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन या जो क्वेश्चन हमें बिल्कुल आते हैं, अगर हमसे वो गलत होते हैं तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। बिकॉज कठिन क्वेश्चन अगर आपका गलत हो रहा है तो पिछड़ने की इतनी बड़ी संभावना नहीं होती है जितनी बड़ी संभावना इजी या आते हुए क्वेश्चन को नुकसान पहुंचाने की बात होती है। तो चलिए फटाफट चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आप लोग के आगे दिखेगा। इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे भी ना। एक क्वेश्चन पे कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, बस आपको सुनते रहना होगा, लिखते रहना होगा। फ़ायदा यहीं से है। आप लोगों ने दो वर्ड सुने होंगे, खादर और बांगर। ये बेसिकली क्या है? खादर और बांगर में हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एनसीईआरटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। खादर और बांगर बेसिकली ये दोनों क्या हैं? मृदा का एक रूप है। कौन सी मृदा? जलोढ़क मृदा, जलोढ़क, जिसको इंग्लिश में आप एलुवियल सॉइल बोलते हैं। इसके ऊपर तो लगभग मृदा से जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। लगभग जो उत्तर भारत का इलाका है वो आपको इस एलुवियल सॉइल से बनता हुआ दिखेगा। ज़्यादातर नदियों के डेल्टा से यही वाली मृदा एक प्रकार से बनती है और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा भारत की मिट्टी का यही है। सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड यही है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। ये क्या है, इसकी ये दो भागों में होती है, दो स्वरूपों में होती है। एक हिस्सा कहलाता है खादर और एक हिस्सा कहलाता है बांगर। कई जगह आप लोगों ने सुना होगा नदियों के पास के बेल्ट को खादर बोला जाता है। यस, उसी से आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है भाबर। उसमें कंफ्यूज नहीं होना। भाबर बेसिकली ना इसका जस्ट अपोजिट हो गया। भाबर मृदा उपजाऊ नहीं होती है। एक चीज़, ये कैसी जगह होती है? ये पहाड़ की तलहटी होती है, जहाँ पहाड़ खत्म हो रहे हैं और मैदान शुरू हो रहे हैं। आंखें बंद करके सोचो, जहाँ पहाड़ियाँ खत्म हो गई, मैदानी इलाका शुरू हो गया, वहाँ पे ये पतली सी पट्टी है भारत में, है ना, बिल्कुल हिमाचल के नीचे, है ना, तराई के इलाके के नीचे ये पट्टी शुरू होती है और करीब 35 से 40 किलोमीटर लंबी चौड़ी की बेल्ट है जो खिंचती चली जाती है पूरे तराई के रीजन में। इसको भाबर बोलते हैं। ये ऊबड़ खाबड़ पत्थरों से भरा हुआ हिस्सा होता है और दलदली क्षेत्र भी होता है। तो भाबर में कंफ्यूज नहीं होना। भाबर भी क्लियर हो गया। अब देखते जाओ कितने क्वेश्चन हमारे होते जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से अच्छा तरीका ये भी होता है चीज़ें समझने के लिए। तो खादर और बांगर में डिफरेंस। अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि जलोढ़क के रूप कौन कौन से होते हैं मिट्टियों के, खादर और बांगर सॉइल। अब इसमें भी डिफरेंशिएट क्यों किया गया है? बिकॉज खादर ज़्यादा उपजाऊ होती है बांगर के कंपैरिजन में। अब खादर और बांगर को एक और नाम से बुलाया जाता है, नई जलोढ़क और पुरानी जलोढ़क, न्यू एल्यूविल और ओल्ड एल्यूविल। अब आप कहोगे ये क्या है? ये दोनों ही जलोढ़क मृदा होती है, लेकिन इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, कैसे इनको अलग अलग नाम दिया गया है, देखते हैं फटाफट। अब देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए रिवर बह रही है, ये रिवर है ना, ये नदी अपने साथ फ्लो लेके चल रही है, साथ में मिट्टियाँ भी लेके चल रही है। जब मिट्टियाँ लेके चल रही है तो धीरे धीरे नदियाँ क्या करती हैं, जब उसमें काफ़ी गाद, है ना, सिल्ट इकट्ठा हो जाता है तो किनारों में डिपॉजिट करने लगती हैं ऐसे, है ना। नदियों के किनारों में मिट्टियाँ डिपॉजिट होने लगती हैं। धीरे धीरे मिट्टियों को डिपॉजिट करके पानी आगे की ओर बहता रहता है। तो ये जो रिवर बेड बनता है, ये जो इलाका बनता है, ये बनता है खादर। क्या बनता है? खादर। बिल्कुल नदी के एडजेसेंट वाला जो हिस्सा होता है ना, नदी के साथ जो सॉइल बनती है वो खादर कहलाती है और ये मोस्ट फर्टाइल होती है बिकॉज ये लगातार अपडेट हो रही है। अब इसमें क्या है, ये प्रोसेस तो अनवरत चल रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, नदियाँ और मृदा लेके आएंगी और मृदा लेके आएंगे, फिर इसको डिपॉजिट करेंगी। तो जब यहाँ पे और मिट्टी डिपॉजिट होती है तो जो पहले वाली जो सॉइल है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। ये आपको अपने से समझने का बिल्कुल आसान तरीका है। ऊपर की ओर जब ये मिट्टी शिफ्ट हो गई, ये जो यहाँ थी यहाँ पहुँच गई, इसको बोला जाता है बांगर। इसको क्या बोला जाता है? बांगर। इसीलिए इसको पुरानी जलोढ़क बोलते हैं। और फिर
खादर क्या है, नई मिट्टी ने जगह ले ली। तो ये जो खादर होती है लगातार अपडेट होती रहती है, इसीलिए रीजुविनेट होती है, न्यूट्रिशन इसमें ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा। खादर और बांगर से जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग आप लोगों से हमेशा सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी देखना है कि भारत के जो खाद्यान्न है, फूड ग्रेन्स हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन सी मिट्टी है, ये जलोढ़ की है। ठीक है, अब इसका बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये 5 प्रयाग दिए हुए हैं, बच्चे बहुत से कंफ्यूज होते हैं। गंगा के ड्रेनेज सिस्टम का स्टार्टिंग का पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कभी भी परेशान नहीं होना। मैच द कॉलम में आ जाएगा, पूछ लेंगे किस प्रयाग पे क्या है। प्रयाग का मतलब होता है संगम। ये उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं जो कि परीक्षा में मैच द कॉलम या अलग अलग तरीकों से पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन गलत होने की बड़ी प्रबल संभावना होती है, आपको याद रखना होगा। हम लोग गंगा का जब ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं तो उससे पहले ये प्रयाग हमें पढ़ने जरूरी होते हैं। अब आप देखिए, आपको पता होना, जब ये पढ़ लेंगे ना तो आपको पता होगा कि वास्तव में गंगा जो नदी है उनका जन्म कहाँ से हुआ है। पहले देख लेते हैं विष्णु प्रयाग। देखिए 2-3 प्रमुख हमारे तीर्थ स्थल है, वो भी से रिलेटेड है। एक तीर्थ स्थल हमारा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास से आपको एक बहुत फेमस नदी निकलती हुई सुनाई देंगी जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक, अलकनंदा जब निकलती हैं, उनका फ्लो आता है, मान लीजिए येलो रिवर जो है अलकनंदा है, और जब वो विष्णु प्रयाग नामक स्थान में पहुंचती हैं तो उनमें एक अलग से रिवर आके मिलती है। इस रिवर का नाम है धौली गंगा। क्या है? धौली गंगा। और इनके मिलने से इस जगह पे जो संगम बनता है ना, अलकनंदा का और धौली गंगा का, उस स्थान को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना गया है। अब देखिए, पहले मैं अलकनंदा का ये फ्लो बना दूं। अलकनंदा इस तरह से बहती हुई आगे की ओर आ रही है, येलो रिवर अलकनंदा है, और अलग अलग स्थानों पे इसमें अलग अलग नदियां मिलती हैं और वो प्रयाग बनते जाते हैं। अब धौली गंगा मिल गई, इस धारा में मिल गई, इसका नंद प्रयाग नाम का स्थान है। यहाँ पे इसमें एक नदी मिली है नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी, न है, न से नंदाकिनी, न से नंद प्रयाग, ये दूसरा प्रयाग हो गया। ठीक है, तो नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिल रही हैं। फिर ये नदी मिलकर और आगे की ओर बढ़ी तो स्थान आता है कर्ण प्रयाग। यहाँ पे एक और बड़ी फेमस नदी है पिंडार रिवर, वो अलकनंदा में आके मिलती हैं। ये पॉइंट बना कर्ण प्रयाग का। और आगे से चले तो स्थान आ गया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पे एक नदी यहाँ से आ रही है केदारनाथ के पास से, जिनका नाम है गंगोत्री। केदारनाथ गंगोत्री जो है जी सॉरी, ये नहीं, ये केदारनाथ के पास से आपका मंदाकिनी रिवर आ रही है और वो रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। मंदाकिनी है ना, ये कहाँ से? केदारनाथ। तो आपको थोड़ा ये भी याद रखना पड़ेगा, ये जो तीर्थ हैं इनके पास से एक रिवर आई जिनका नाम मंदाकिनी है, और वो भी अलकनंदा में आके मिलती हैं। ठीक है, अब सोचे कितनी बड़ी धारा होगी अलकनंदा की। अब अलकनंदा इन नदियों को समाहित करने के बाद आगे की ओर बढ़ती है और स्थान आता है देवप्रयाग। और यहाँ पे गंगोत्री से निकलती हुई बहुत फेमस भागीरथी है ना, जो गंगा का सिनोनिम जिसको माना जाता है, भागीरथी नदी आ रही है और यहाँ अलकनंदा में वो मिलती है। और यहाँ पे इन दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी की संयुक्त धारा तैयार होती है। तो ये आपका गंगा नदी तैयार होती है और इनके बाद फिर वो मैदानी इलाकों में ऋषिकेश हरिद्वार से होके जाती हैं। अब देखो, इस बात को रिवाइज अगर कर लो, अलकनंदा रिवर मेन रिवर है, इसमें अलग अलग नदियां मिल रही हैं। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में धौली गंगा मिली, नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिली, कर्ण प्रयाग में पिंडार रिवर मिली, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी रिवर मिली, और देव प्रयाग में भागीरथी जी मिली। भागीरथी है ना, और जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो जो संयुक्त धारा है उसको क्या बोला गया? गंगा नदी का नाम बोला गया। और यही गंगा भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में ट्रैवल करती हुई 2500 किलोमीटर की यात्रा करती हुई, 2500 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा करते हुई बांग्लादेश में पहुंचते हुए और बंगाली खाड़ी में समाहित होती है। समाहित होने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं वो, जो सुंदरवन के डेल्टा के नाम से फेमस है, गंगा ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन पेपर में खूब आता है, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। एनसीईआरटी में आप लोगों को ध्यान देना होगा, एनसीईआरटी में दक्षिण की गंगा के नाम पे कावेरी नदी को याद किया गया है कि कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा, कावेरी रिवर, पेपर में ध्यान दे देना। अब कुछ जो बोर्ड हैं, कुछ बड़े आयोग जो हैं, वो दक्षिण की गंगा के साथ दक्षिण गंगा यूज़ करते हैं शब्द को,
और वहाँ पे गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इसमें से बहुत क्वेश्चन लोगों के गलत होते हैं। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, दैट्स ऑल। आपको ये कीवर्ड्स याद रखने होंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, है ना, आपको पता होना चाहिए। एक कुंभ भी इनके किनारे लगता है, बताना किस शहर में वो कुंभ लगता है जो गोदावरी नदी के तट पे है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये 4 नदियां हैं, इसके ऊपर मैच द कॉलम क्वेश्चन आ सकते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गोदावरी, इसे सबसे ऊपर पहुंचा दो 1465। इसके बाद आपका कृष्णा रिवर, ये लगभग गोदावरी से थोड़ी सी छोटी है। इसके बाद नर्मदा रिवर जो 1312, इनको मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। और महानदी 851 किलोमीटर, महानदी 851। इनके अलावा दक्षिण भारत की एक और बड़ी नदी है कावेरी, जो कि करीब 800 किलोमीटर की वो भी है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये मैच द कॉलम आपके रूप में आपको इसको याद रखना है। सबसे ऊपर ये, फिर महानदी, कृष्णा, गोदावरी, फिर कृष्णा, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो भी ये। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कावेरी नदी के फ्लो के ऊपर काफ़ी बात है। कावेरी नदी का जल, इसके बंटवारे को लेकर बड़ा संघर्ष होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन एक है, कावेरी नदी कितने राज्यों से बह के निकलती है? कावेरी नदी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर निकलती है। कर्नाटका के कुर्ग जिले से, वहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत के पास से इनका फ्लो स्टार्ट होता है और वहाँ से होते हुए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी से होकर बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। बंगाली खाड़ी में कहाँ गिरती हैं? त्रिचापल्ली, तमिलनाडु के पास एक स्थान है त्रिचापल्ली, तमिलनाडु में, वहाँ पे ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। तो कुर्ग, कर्नाटक, यहाँ से स्टार्ट होती हैं और त्रिचापल्ली बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, है ना। करीब 800 किलोमीटर का फ्लो है और इसके जल विवाद को लेकर बहुत भयंकर इशू है, खास तौर से कर्नाटक और तमिलनाडु में। कर्नाटक में इसका फ्लो करीब 44% है, तमिलनाडु में 50% से ऊपर है, 3% के आसपास केरला के पास भी है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। इसमें जो मुख्य जल विवाद है वो कर्नाटका और तमिलनाडु का है, इसमें पार्टीज तो केरला भी है। ठीक है, वैसे 4 बड़े राज्यों से होकर गुजरती है, एक केंद्र शासित है, उसमें 3 राज्य हैं। इसको आपको ध्यान देना जरूरी है। एक और कृष्ण कावेरी पे ये हो गया। एक और अगर देखें कि दक्षिण की नदियां मुख्यतः किस प्रकार का प्रवाह रखती हैं, देखो ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव रूप में। दक्षिण की नदियों का आप थोड़ा सा समझिए। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो सदा नीरा नहीं होती हैं, पूरे वर्ष भर उसमें पानी नहीं रहता है। तो ये, और इसमें बहुत सारी ना सब्सिडरीज नदियाँ आके मिलती हैं, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना बढ़ने का, वो ट्री की तरह होता है, वृक्षाकार में बहती हैं ये, है ना, वृक्षनुमा आकार में इनका फ्लो होता है। ठीक, इसको आपको ध्यान देना होगा। ये पेपर में लगातार क्वेश्चन आता है कि स्पाइरल है कैसा है, तो ये वृक्षनुमा इसका फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, उत्तर भारत में तो सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का बनता है, सुंदरवन का डेल्टा। तो दक्षिण भारत में कौन सा सबसे बड़ा डेल्टा है? दक्षिण भारत में है गोदावरी डेल्टा, गोदावरी बेसिन, है ना। और एक है केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये भी बहुत बड़ा बेसिन है। गोदावरी बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन देश का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। ये गैस के लिए बहुत फेमस है, यहाँ गैस एक्सकेवेशन काफ़ी होती है। केजी बेसिन में भी, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी बहुत बड़ा गैस का भंडार मिलता है। इसके साथ साथ चावल की खेती के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान ये देना होगा। आपको क्वेश्चंस इस तरीके से हमें करने होंगे ना कि एक साथ कई सारे क्वेश्चंस हमारे निकल जाए। अगर आप इसको पिनअप करो तो इस लेक्चर में 20 से 25 क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। बस देखा जाए तो पॉइंटेड छोटा सा लेक्चर था, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए। इसमें से जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं वो जरूर लिख लीजिएगा। करने का मजा तभी है जब आप इसे लिखें। ठीक है, KVS, BO, UPPCS इनके लिए क्लासेस चल रही हैं। आप बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए। कोई समस्या आए तो मेरे से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उस पर लगातार क्विजेज आ रही हैं। PDFs इसकी उसी ग्रुप में मिल जाएंगी। अलर्ट रहिए, वैकेंसीज का वेट छोड़ के प्रिपरेशन की ओर आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।